हेलो एस्पायरेंट्स, क्या हाल है? बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं जनन स्वास्थ्य। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या किया था? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। आज अपन जनन स्वास्थ्य की बात करेंगे, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे। और बाकी आपकी सजेशन मैंने देखे और काफ़ी लोगों को सही लग रहा था और कुछ लोगों ने बताया कि थोड़ा डेप्थ में जाना, तो वो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जीवों में जनन जब करवाया था तो कुछ लोगों ने बोला कि थोड़ा डेप्थ में पढ़ाओ, तो मानव जनन को मैंने थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश की। बाकी वन शॉट में अपने वीडियो कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है और जल्दी ही हो जाएगा फरवरी के अंदर, और थोड़ा सा मार्च अगर लग जाएगा तो अपना जो बायो का है जो वो सारा सिलेबस हो जाएगा। तो जो 12th क्लास के बोर्ड के लिए जो देख रहे हैं ना, वो बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है। जनन स्वास्थ्य की बातें करेंगे, वन शॉट के अंदर वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम के लिए तो है ही है। इसे क्वेश्चन आता है और वो इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन आता है। और ये जो चैप्टर है ना, ये आपकी लाइफ के लिए भी समझने के लिए जरूरी है, तो चैप्टर को ध्यान से समझना। बाकी इतना कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट तो इससे फेवरेट चैप्टर तो ये भी है, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, दोनों चैप्टर आपके फेवरेट होते हैं। तो ध्यान से समझना और चीज़ों को ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। तो मेरा नाम प्रदीप है और अपन बात करेंगे जनन स्वास्थ्य की, ठीक है। जनन स्वास्थ्य क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन आपने नहीं सुना होगा, लेकिन WHO तो आपने सबने सुन रखा है, ठीक है। कोरोना के टाइम पे तो WHO हो रखा था। तो WHO की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन बोल दिया, इंग्लिश में उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको फुल फॉर्म पता होनी ही चाहिए, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हो, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें क्या है जो जनन स्वास्थ्य है, वो है क्या? तो जो WHO है उसके अनुसार जो जनन स्वास्थ्य है वो क्या है? जनन स्वास्थ्य का अर्थ है व्यक्ति शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। जनन स्वास्थ्य किसको बोलेंगे? उस व्यक्ति को कहा जाएगा, ठीक है, उस व्यक्ति को हेल्दी बोलेंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी उस व्यक्ति को बोला जाएगा जो कैसा होगा? सोशली भी होगा, तो सोशली फिट होगा, फिजिकली फिट होगा, इमोशनली होगा, ठीक है, बिहेवियरल उसका मतलब व्यवहार उसका अच्छा होगा, ठीक है, इमोशनल भी होना चाहिए, लोगों से मिलाप भी होना चाहिए, मतलब सोशल भी होना चाहिए, वो फिजिकली फिट भी होना चाहिए। तो सिर्फ अगर फिजिकल फिटनेस है किसी के अंदर, तो वो क्या रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। जो मान लो कि कोई है, वो इंसान है, वो बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन वो ना तो इमोशनल, ना सोशल है, ना फिजिकल फिट, तो क्या उसको बोल सकते हैं अपन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी? नहीं बोल सकते। WHO के अकॉर्डिंग उसको नहीं बोला जाता। तो जिसके अंदर ये सारे गुण हैं, ठीक है, कौन कौन से? शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक रूप से जो स्वस्थ है, वही उसको अपन क्या बोलेंगे? जनन रूप से स्वस्थ बोलेंगे, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए क्या कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके अनुसार कौन जो है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, ठीक है। अब आगे है एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, परिवार नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन। और अब इसका जो वर्तमान में जो नाम है वो है परिवार कल्याण, ठीक है। पहले जब स्टार्ट हुआ था ना, ये जो प्रोग्राम है जो जब स्टार्ट हुआ था तब इसका नाम था परिवार नियोजन, ठीक है, और आज इसका नाम है परिवार कल्याण, ठीक है, परिवार कल्याण योजना, ठीक है। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 1951 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? परिवार नियोजन। जब 1951 में शुरुआत हुई थी तब इसका नाम था परिवार नियोजन, और आज इसका नाम क्या हो गया? परिवार कल्याण योजना, ठीक है, इंग्लिश में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब है उल्बवेदन। क्या है? उल्बवेदन। उल्बवेदन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेसिस। क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेसिस, हिंदी में उल्बवेदन। होता क्या है? ये कोई फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है, मान लो, ठीक है। अब उसकी जो फीमेल है, प्रेग्नेंट है, उसके अंदर से जो फीटस है अंदर, ठीक है, जो वोम्ब के अंदर, जो गर्भाशय है उसके अंदर जो फीटस है, ठीक है, उससे क्या निकालेंगे? एमनियोटिक फ्लूइड निकालेंगे। वहां से क्या निकालेंगे? इंजेक्शन के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लिया। उस फ्लूइड के अंदर फिर एनालाइज करी जाती है, उसकी जो कोशिकाएं हैं, जो फीटल जो कोशिकाएं हैं, उनको क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है, ठीक है। एनालाइज करके ये पता लगाया जाता है कि इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, अनुवांशिक विकार तो नहीं है इसके अंदर। तो कौन कौन से हो सकते हैं? उसके अंदर डाउन सिंड्रोम हो सकता है,
ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, और कौन सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है। तो ये सारी जो विकार हैं, जो आनुवंशिक विकार हैं, इनको पता लगाने के लिए ये सारा जो प्रोसेस होती है, ठीक है। लेकिन इसका मिसयूज भी होता है। देखो प्रोसेस तो कितनी अच्छी है ना कि पहले ही पता लग जाए अपन को, ठीक है। तो अगर मतलब ज्यादा ही दिक्कत है तो उसको टर्मिनेट भी करा सकते हैं। कितनी मतलब अच्छी है ना ये जो अम्नियोसेंटेसिस जो है, इसके अंदर पहले अपन ने जो प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हुई उसी टाइम फ्लूइड निकाला, और फिर अपन ने जो सेल्स हैं उनको एनालाइज करके पता लगा लिया कि जो फीटस है इसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। लेकिन लोगों ने इसका मिसयूज कैसे कर लिया इंडिया के अंदर, आपको पता है ना कि कोई अच्छी चीज शुरुआत होती है ना तो उसको बिगाड़ने के लिए सारे लोग बैठे रहते हैं। तो क्या किया, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको निकाला, और उसके बाद में उससे ये पता लगा लिया कि हाँ लड़का है कि लड़की है। अगर लड़की है तो लोगों ने उसको टर्मिनेट करा दिया, मतलब अबॉर्शन करवा दिया, ठीक है। तो लड़की हुई तो अबॉर्शन करवा दिया। तो ये सारे केसेस है ये बढ़ने लग गए, ठीक है। इसी वजह से क्या बढ़ने लग गया, फीमेल फिटिसाइड बढ़ने लग गया। हिंदी में बात करें तो कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है। ये आजकल तो थोड़ा टर्म कम आने लग गया क्योंकि लोगों में एजुकेशन बढ़ी है, तो ये चीजें कम हुई हैं। लेकिन जो पहले है कुछ सालों पहले ये चीजें बहुत ज्यादा थी, और अखबार के अंदर ये जो चीज है ना कन्या भ्रूण हत्या, ये तो लिखा हुआ आता ही था, ठीक है। हर दिन आता था ये लिखा हुआ। आजकल तो ये केसेस थोड़े से कम हुए हैं, पहले ये बहुत ज्यादा था क्योंकि अभी एजुकेशन थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, विकासशील जो भ्रूण है, मतलब फीटस जो है, जो विकासशील जो भ्रूण है उससे क्या निकालेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकालकर जो भ्रूण की जो कोशिकाएं हैं, जो फीटस की जो कोशिकाएं हैं, उनको क्या करेंगे, विश्लेषण किया जाता है। उनका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। ये जो क्रिया, जो प्रक्रिया है, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो विकासशील जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ठीक है, उससे क्या निकालेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लिया। उसके बाद में उसकी जो कोशिकाएं हैं उनको क्या किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा उनका, और यह पता लगाया जाएगा कि इसके अंदर कोई आनुवंशिक विकार तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। कौन कौन से हो सकते हैं, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे हो सकते हैं। तो इनकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है, ठीक है। जो उल्बेवेदन है उसके अंदर ये पता लगाया जाता है। अच्छी चीज है। लेकिन इससे क्या बढ़ने लग गया, मादा भ्रूण हत्या, फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए इसे बढ़ने लग गई। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, इसको प्रतिबंध कर दिया, के लिए इसे प्रतिबंध किया गया है, ठीक है। इसको बैन कर दिया क्योंकि फीमेल फिटिसाइड जो कन्या भ्रूण हत्या है वो बढ़ने लग गई। कन्या भ्रूण हत्या मतलब जो मादा भ्रूण हत्या बोल दो या फिर कन्या भ्रूण हत्या बोल दो, एक ही चीज है। तो ये बढ़ने लगी तो सरकार ने इसको बैन कर दिया, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे 2011 के अंदर क्या हुई थी, जनगणना हुई थी। 2011 के अंदर क्या हुई थी, जनगणना हुई थी। और उस जनगणना के अनुसार क्या बोल रहा है कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना, जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है, जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है, लगभग 2%, लगभग 2%। और इंग्लिश वाली जो एनसीईआरटी है उसकी बात करें तो कितनी है, लेस देन 2%, मतलब है तो 2 के आसपास ही, लेकिन 2 से कम है, 2 से ज्यादा नहीं है, 2 से कम है। कब की बात कर रहा हूं मैं, ये 2011 में जो जनगणना हुई थी उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके अनुसार जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है, लगभग 2% है, मतलब 2% से कम है। और तो ये जो कम होना है ना, मतलब 2%, ये आपको लग रहा है कि हाँ यार 2% ही तो है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा होती है, ठीक है। 2% भी आप मान रहे हो ना, तो ये बहुत ज्यादा होती है, ये जो ग्रोथ रेट है ये, ठीक है। तभी तो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। अब बात करें, ये जो है कुछ टर्म है जो कुछ याद कर लीजिए, ये फुल फॉर्म काम की चीजें हैं। आरसीएच क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। आरसीएच क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये शॉर्ट फॉर्म है, इस चैप्टर के अंदर याद कर रखना। एमएमआर क्या है, मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एमएमआर क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। हिंदी में बात करें तो मातृ मृत्यु दर। क्या होता है, मातृ मृत्यु दर, ठीक है। आईएमआर क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हिंदी में शिशु मृत्यु दर। क्या होता है, शिशु मृत्यु दर। सीडीआरआई, फिर क्या है, सीडीआरआई। सीडीआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। क्या बोलते हैं हिंदी शॉर्ट फॉर्म में, सीडीआरआई है, और फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां है ये इंस्टीट्यूट, इसे कहां पे है, ये है लखनऊ के अंदर है। ये कहां पर है, लखनऊ के अंदर है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था। क्या है, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था, ठीक है। कहां पर है ये, लखनऊ के अंदर है। इसकी बात आगे आएगी तो ध्यान में रखना। और ये जो है ना, ये
याद रखना कि CDRI लखनऊ कहाँ पर है, CDRI जो है वो कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर है, क्योंकि कंफ्यूज करेगा और उसे क्वेश्चन आ सकता है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बताऊंगा आपको इसका आएगा तो। अब बात करेंगे, ठीक है, और जो जनसंख्या है ना वो आपकी किस चीज पर डिपेंड करती है, किस चीज पर डिपेंड करती है, एक तो आपकी कि बर्थ रेट कितनी है, ठीक है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ठीक है, MMR कितना है, मतलब मेटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, मातृ मृत्यु दर कितनी है, शिशु मृत्यु दर कितनी है, ये सारी चीजों पर तो आपकी निर्भर करती ही है जो जनसंख्या है वो एक चीज पर डिपेंड करती है, माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है कि कुछ लोग जो है, मान लो एक गांव है उसके अंदर 10 लोग रहते हैं, मान लो एक बार, ठीक है, 10 लोग रहते हैं। अब कोई एक जो गांव एक उन 10 में से एक जो है वो कमाने के लिए कहीं और चला गया, वो कमाने के लिए कहीं और चला गया, नौकरी करने के लिए कहीं और चला गया, तो उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, 9 बच गई, ठीक है। तो वो जो गया है ना उसको क्या बोलेंगे, वो माइग्रेशन कर गया, वहां से क्या कर गया, माइग्रेशन कर गया, तो उसकी जो गांव की जो जनसंख्या है वो कम हो गई ना। एक केस आप ये ले लो कि कोई इंसान है वो कहीं दूसरी जगह से उस गांव के अंदर आ गया, 10 लोग पहले से थे, ठीक है, 10 लोग थे उस गांव के अंदर, और कोई दूसरा बंदा आ गया उस गांव के अंदर रहने के लिए, अब उसके अंदर कितने हो गए, 11 लोग हो गए। तो वो कहां से आया, माइग्रेशन करके ही आया ना, दूसरी जगह से आया तो माइग्रेशन करके आए, ठीक है। तो वो 11 लोग हो गए तो जनसंख्या बढ़ गई, तो ये भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। अब बात करेंगे गर्भ निरोधक उपाय की बात करेंगे। गर्भ निरोधक उपाय क्या है, सीधी सी बात है, प्रेगनेंसी नहीं होने देनी है, ठीक है। किस लिए है, प्रेगनेंसी नहीं होने देनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या उपाय है, उनकी बातें करेंगे। गर्भ निरोधक उपाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। और जो अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव, जो गर्भ निरोधक है, जो अच्छा गर्भ निरोधक है वो किसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए। सबसे पहले खूबी तो यह होनी चाहिए कि भैया वो सेफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल होना चाहिए मतलब कि उसको यूज कर लिया, उसको जब चाहे तब यूज कर सकते हैं, और जब ये हो कि प्रेगनेंसी नहीं होने देनी है तब उसको यूज कर लिया, ठीक है। और जब ये चाहे कि प्रेगनेंसी चाहिए तब उसको यूज ना करें तो प्रेगनेंसी हो भी जाए, मतलब रिवर्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको एक बार यूज कर लिया तो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। उसको क्या बोलेंगे अपन, आदर्श गर्भ निरोधक बोलेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं उनकी बातें करेंगे। तो पहले है इसके अंदर प्राकृतिक विधियां, ठीक है, कुछ प्राकृतिक विधि है जिनसे जो है वो गर्भ निरोध का काम करेंगी, उनसे प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो कुछ प्राकृतिक है और कुछ कृत्रिम है, कुछ कृत्रिम विधियां हैं और कुछ प्राकृतिक है। एक एक की बात कर लेंगे। प्राकृतिक विधियों को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल मेथड्स, और कृत्रिम विधियां उनको बोलेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स, ठीक है। पहले प्राकृतिक की बात कर लेंगे। नेचुरल मेथड्स कौन कौन से हैं, मतलब नेचुरल तरीके से कैसे जो प्रेगनेंसी है उससे बचा जा सकता है, वो बातें बता दूंगा। उसके बाद में जो कृत्रिम जो मेथड है, जो आर्टिफिशियल मेथड है, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, काम की चीजें हैं, ठीक है। प्राकृतिक विधियों की बात करेंगे। नेचुरल मेथड्स कौन कौन से हैं, 3 मेथड है, 3 मेथड अपनी एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तीनों की बात करेंगे। तो पहला कौन सा है, आवधिक संयम। क्या है, आवधिक संयम। क्या होता है भैया, ये क्या होता है आवधिक संयम, इंग्लिश में बात करें तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या होता है, पीरियोडिक, क्या होता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस, ठीक है। क्या होता है जी ये पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या फिर आवधिक संयम, क्या होता है। इसके अंदर होता ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आप सबको पता है कितने दिन की चलती है, 29 डेज। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो ओव्यूलेशन कब होता है, मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर के अंदर कि 14th डे पर, 14वें दिन पर, ठीक है, 14th डे पर क्या होता है आपका ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। और जब ओव्यूलेशन होगा तभी तो प्रेगनेंसी होगी ना, तो 14th डे पर होता है। तो क्या ऐसा कर सकते हैं ना कि 10 दिन से लेकर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक, 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हो ही ना, ठीक है, कोई फिजिकल रिलेशन हो ही ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि उसी टाइम पर तो ओव्यूलेशन होता है। तो ओवम आएगा नहीं तो क्या होगा, ओवम के साथ स्पर्म का कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है जी, यही बात इसके अंदर लिख रखी है। अवॉइड कोइटस फ्रॉम 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका 10वां दिन से लेके 17वें दिन के 10वें दिन से लेके 17वें दिन तक क्या नहीं करना है, कोइटस नहीं करना है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है,
ठीक है। अगर वो नहीं किया तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि ओव्यूलेशन तो उसी के अंदर होता है ना। लेकिन महिलाओं के अंदर, जो इंडिया के अंदर ही बात करेंगे, महिलाओं के अंदर 99.99% मान लो, ठीक है, जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती है। मतलब कि उनके अंदर 29 दिन की तो नहीं होती, ठीक है, किसी के अंदर कम की होगी, किसी के अंदर वो 35 डेज 40 डेज तक जाती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, फीमेल टू फीमेल डिपेंड करता है। तो उनके अंदर आइडियल है 29 डेज तो है ना, तो 29 डेज से वो मतलब 29 डेज तो मतलब किसी एक की हो गई, ऐसा होता है, बाकी सबकी इरेगुलर ही चलती है ये। तो पता नहीं लगता ना कि कौन सा 10वां दिन है, कौन सा 17वां दिन है, ठीक है। तो फिर वो प्रेगनेंसी के उसके अंदर प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक आपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर ली कि ये 10वां दिन है, ये 17वां दिन है, ठीक है। 10वें दिन से 17वें दिन के बीच में वाले 7 दिन आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, मान ली बात, आपको लग रहा है कि हाँ अब प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ही मान लो 32 दिन की चल रही है, ठीक है। वो कितने दिन की चल रही है? 32 दिन की चल रही है, ठीक है। और 18वें दिन आपने क्या कर लिया? सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, और तब ओवम वहां पर इंतजार कर रहा था, ओवम और स्पर्म का मिलन हो गया और फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि हाँ हमने तो यार 10वें दिन और 17वें दिन तक आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया और उसके बाद प्रेगनेंसी हो रही है। तो भैया ये हो सकता है क्योंकि इरेगुलर चलती है फीमेल्स के अंदर, तो ये सबसे रद्दी मेथड है, ठीक है, रद्दी मेथड है, कोई मतलब अच्छा उपाय नहीं है, रद्दी तरीका है सबसे, ठीक है। इसके अंदर प्रेगनेंसी होने के चांसेस पूरे होते हैं। फिर दूसरा है बाह्य स्खलन या फिर अंतरित मैथुन, ठीक है, बाह्य स्खलन या फिर अंतरित मैथुन। इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में क्या होता है? विड्रोवल, ठीक है, विड्रोवल या फिर कोइटस इंटरप्ट्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो मेल पार्टनर है ना, जो मेल पार्टनर है वो इजाकुलेशन से जस्ट पहले जो पीनस है, जो सीशन है, उसको विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे बाहर निकाल लेगा, ठीक है, और इजाकुलेट जो है वो बाहर करेगा, ठीक है, अंदर इजाकुलेशन नहीं करेगा, ये इसका मतलब है। तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो सही बात है, क्योंकि बाहर निकालेगा तो स्पर्म जो है वो अंदर रिलीज ही नहीं होंगे, अंदर रिलीज नहीं हुए तो क्या नहीं होगा? प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये तो बहुत सही तरीका है। लेकिन भैया ये भी रद्दी मेथड है। कैसे रद्दी मेथड है? जितने प्राकृतिक बता रहा हूं ना, ये रद्दी तरीके हैं, इनके अंदर प्रेगनेंसी होती ही है, ठीक है, ये करोगे तो प्रेगनेंसी होती ही है, ठीक है। क्या है रद्दी मेथड? कैसे बता रहा हूं, क्योंकि इजाकुलेशन से जस्ट पहले इजाकुलेशन हो, मतलब पता लगता था ना कि अब इजाकुलेट होगा, लेकिन इजाकुलेशन से पहले कुछ अमाउंट में जो फ्लूइड है ना, जो द्रव है, जो सीमन है, वो बाहर निकल जाता है। इजाकुलेशन से कुछ समय पहले जो सीमन है वो बाहर निकलता है, कुछ अमाउंट में फ्लूइड जो है वो बाहर निकलता है, और उस फ्लूइड में चांसेस होते हैं कि उसमें स्पर्म हो, ठीक है, उसके अंदर स्पर्म हो सकते हैं। तो अगर स्पर्म गए, एक भी चला गया ना और एक वहां पहुंच गया, ओवम के पास पहुंच गया, तो प्रेगनेंसी के लिए जरूरत कितनी की है? कोई ऐसे मिलियंस में जाने की जरूरत नहीं है, वहां तो एक भी पहुंच गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी ना। तो यही दिक्कत है, तो इसमें भी प्रेगनेंसी होने के पूरे चांसेस होते हैं। पेनिस विड्रॉल जस्ट बिफोर इजाकुलेशन से पहले इसमें क्या होता है, पेनिस को है क्या कर लेता है? विड्रॉ कर लेता है मेल पार्टनर। तो ये तरीके हैं, प्राकृतिक तरीके बता रहा हूं, और जो ये अच्छे तरीके नहीं है, ठीक है, ये अच्छे तरीके नहीं है। जो तीसरा है ना, जो तीसरा तरीका है वो क्या है? स्तनपान अनार्थ। क्या है? स्तनपान अनार्थ। इंग्लिश में बात करें तो क्या है? लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या है? लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसके अंदर क्या होता है, मान लो कि कोई फीमेल है और उसके अंदर उसकी डिलीवरी हुई है, अभी बेबी डिलीवर किया है उसने, ठीक है, डिलीवर किया है बेबी। अब आपको सबको पता है, अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, मानव जनन के अंदर पढ़ा था कि जब बेबी डिलीवर होता है उसके बाद में मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब दूध का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक मिल्क प्रोडक्शन चलता है ना, जब तक फीमेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन चलता है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना कि जब तक कोई फीमेल है उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन चलता है, मतलब दूध का प्रोडक्शन होता रहता है, तब तक उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओवम ही बाहर नहीं आएगा तो स्पर्म के साथ मीटिंग नहीं होगी, और स्पर्म के साथ मीटिंग नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये आप बोलोगे बहुत अच्छा तरीका है यार, ये तो गजब तरीका है, ठीक है, लेकिन ये भी फेल होता है, ठीक है, ये भी फेल होता है, इस पर भी ये भी ज्यादा रिलायबल नहीं है, ठीक है, इस पर ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते कि हाँ यार ये मतलब बहुत अच्छा तरीका है। बाकी ये तरीका ठीक है, बाकी ऐसे नहीं है कि हाँ इस पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता। तो ये कितने दिन तक चलता है? जो मिल्क प्रोडक्शन वो कितने दिन तक चलता है? जो डिलीवरी हुई है उसके
6 महीने बाद तक ये चलता है। और फिर डिपेंड किस पे करता है कि जो फीमेल है उसकी हेल्थ कैसी है। अब कुछ फीमेल्स की हेल्थ कुछ ज्यादा ही खराब होती है तो उस वजह से उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन है वो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, और कुछ की ज्यादा अच्छी होती है हेल्थ तो उनके अंदर वो जो है आइडियल टाइम तक पहुंच जाता है। तो कितने टाइम तक होता है? 6 महीने तक चलता है। कितने टाइम तक चलता है? 6 महीने तक चलता है। तो आप एक चीज नोटिस करना कि अब तो मतलब कुछ ज्यादा गैप रहता है बच्चों के बीच में, ठीक है, 2-3 साल का गैप रखते हैं, लेकिन जो पहले वाले जो बच्चे हैं ना उनके अंदर देखना आप कि ऐसा नहीं होगा कि 6 महीने के अंदर, तो 6 महीने का गैप तो हर एक बच्चे के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 6 महीने का गैप तो आपको हर बच्चे के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। रीजन क्या है? यही रीजन है, क्या है? लैक्टेशनल अमेनोरिया। उस टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं हो रही थी, ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा था, तो प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है। तो मिनिमम गैप इतना तो होता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ एक मतलब ये कोई भाई बहन है और उनके अंदर एक बच्चे का मतलब कोई 1 महीने बड़ा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उनमें से कोई 1 महीने बड़ा है, कोई 1 महीने छोटा है, 1 महीने का गैप नहीं होगा उनके अंदर, कम से कम 6 महीने का गैप होगा, ठीक है। ये क्या है? स्तनपान अनार्थव, ठीक है। इसके अंदर ओव्यूलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन। जब तक मिल्क प्रोडक्शन रहता है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होता, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और ये अबाउट 6 मंथ, 6 महीने तक ये चीज चलती है, 6 महीने तक ये चलता है। ये अपन ने बात कर ली प्राकृतिक जो विधियां थी, जो प्राकृतिक जो तरीके थे उनकी बात कर ली। अब बात करेंगे अपन कृत्रिम जो तरीके हैं, जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं उनकी बात करेंगे। कृत्रिम विधियां कौन कौन सी हैं उनकी बातें कर लेंगे, आर्टिफिशियल मेथड्स। तो पहला है इसके अंदर रोध, क्या है? रोध, इंग्लिश में बैरियर मेथड। दूसरा है क्या है? गर्भाशयी युक्ति, इंग्लिश में आईयूडी। आईयूडी की फुल फॉर्म क्या होगी? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। हिंदी से क्या है? गर्भ निरोधक गोलियां। क्या है? गर्भ निरोधक गोलियां। क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ठीक है। तीसरा क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। चौथा क्या है? शल्य क्रिया विधियां। क्या है? शल्य क्रिया विधियां। सर्जरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्जरी को हिंदी में शल्य बोलते हैं, ठीक है। तो वो शल्य क्रिया विधियां, ठीक है। और या फिर इसको बंधीकरण भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। क्या है? सर्जिकल मेथड्स। फिर पांचवा है क्या है? अंत्रोप व टीके। अंत्रोप व टीके, अंत्रोप इंग्लिश में इम्प्लांट्स और टीके इंजेक्शंस, ठीक है। ये 5 मेथड है, इन 5 में से एक की बात कर लेंगे। तो पहला है रोध। पहला क्या है? रोध, इंग्लिश में बैरियर मेथड की बात करेंगे। तो बैरियर मेथड क्या है? रोध रोध जो उपाय है उसके अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला मेथड है, पहला जो चीज है इसके अंदर क्या है? कॉन्डम। पहला क्या है? कॉन्डम। और इसको निरोध भी बोला जाता है। निरोध की ऐसा नहीं है कि कॉन्डम को हिंदी में निरोध बोलते हैं, ऐसा नहीं है। निरोध क्या है? एक ब्रांड है जो कॉन्डम बनाती है, ठीक है। जो कॉन्डम बनाती है इंडियन ब्रांड है, ठीक है। पुरुष व महिला दोनों के लिए उपलब्ध है। जो कॉन्डम्स जो होते हैं वो पुरुष के लिए भी आते हैं और महिलाओं के लिए भी आते हैं। ध्यान से सुनना, जो कॉन्डम्स होते हैं वो मेल के लिए भी आते हैं, मतलब पुरुष के लिए भी आते हैं, और फीमेल महिला के लिए भी आते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान में रखो। दूसरी क्या है? किस चीज से बने हुए होते हैं? पतली रबर से बने हुए होते हैं या फिर लेटेक्स से बने हुए होते हैं। चीज ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है। जो कॉन्डम्स होते हैं वो या तो पतले रबर से बने हुए होंगे या फिर लेटेक्स से बने हुए होंगे। तो ये पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है। उसके बाद में बात करें तो ये डिस्पोजेबल होते हैं। कैसे होते हैं? डिस्पोजेबल होते हैं, मतलब यूज एंड थ्रो। एक बार काम में ले लिया तो फिर उसको फेंकना है, ठीक है, दूसरी बार काम में नहीं ले सकते। तो डिस्पोजेबल होते हैं। जैसे वो पानी पीने वाले गिलास नहीं आते कि डिस्पोजेबल गिलास आते हैं, डिस्पोजेबल गिलास आते हैं, या फिर शादी ब्याह में यूज करते हैं ना उनको। और वो चाय वाले जो आप कहीं दुकान में पीने जा रहे हो, छोटी जो मतलब होते हैं ना ठेले जो होती हैं, उन पे पीने जा रहे हो तो वो छोटे छोटे गिलास देते हैं ना, जो पेपर वाले गिलास होते हैं, जो यूज एंड थ्रो होते हैं। तो वैसा सिस्टम है, डिस्पोजेबल है सिस्टम, ठीक है। क्या? सेल्फ इंसर्टेड। सेल्फ इंसर्टेड का मतलब क्या है? इनको खुद लगाया जा सकता है। कॉन्डम जो है वो खुद यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसी डॉक्टर के पास जाना है यूज करवाने के लिए या फिर किसी प्रोफेशनल नर्स के पास जाना, ऐसा नहीं है। इसको खुद यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब खुद यूज कर सकते हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चला तो क्या है? प्राइवेसी मेंटेन रही ना, तो प्राइवेसी मिलती है इससे। क्या मिलती है? प्रोवाइड प्राइवेसी। प्राइवेसी भी देता है ये, ठीक है जी। फिर आगे बात करेंगे, कॉन्डम्स की बात कर ली। अब बात करेंगे डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स की। क्या है? डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स। हिंदी में बात करें तो सर्वाइकल कैप्स को क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा टोपी। क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा टोपी, ठीक है। केवल महिलाओं के लिए आते हैं ये। किसके लिए आते हैं? केवल महिलाओं के लिए। जबकि कॉन्डम्स किसके लिए थे? महिला और पुरुष दोनों के लिए थे। लेकिन डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स ये किसके लिए आते हैं? सिर्फ महिलाओं के लिए आते हैं, ठीक है।
और ये किससे बने हुए होते हैं? रबर से बने हुए होते हैं। कॉन्डम्स किससे बने हुए थे? लेटेक्स और रबर दोनों से बने हुए आते हैं, ठीक है, पतली रबर या फिर लेटेक्स, दोनों तरीके के आते हैं। लेकिन जो डायफ्राम और वॉल्स, जो सर्वाइकल कैप्स हैं, ये सिर्फ रबर के बने हुए होते हैं, ठीक है, रबर से बने हुए होते हैं। कॉन्डम्स जो है वो डिस्पोजेबल थे, मतलब एक बार काम में ले लिया तो उसके बाद फेंकना है उसको। लेकिन जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स हैं, इनको पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको वापस इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब रीयूजेबल है। एक बार करके, मतलब एक बार काम में लेके फेंकना नहीं है, इनको बाद में भी काम में लिया जा सकता है, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, बात करेंगे अब बैरियर मेथड की बात कर ली, अब बात करेंगे गर्भाशय युक्ति। तो गर्भाशय युक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। ये 3 तरह की है, एक है औषधि रहित आईयूडी, एक है तांबा मोचक आईयूडी और एक है हार्मोन मोचक आईयूडी। क्या है? हार्मोन मोचक आईयूडी, ठीक है। पहले बात करेंगे औषधि रहित आईयूडी की, औषधि रहित आईयूडी की। तो औषधि रहित आईयूडी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। क्या बोलते हैं? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, हिंदी में औषधि रहित आईयूडी, ठीक है। क्या होती है औषधि रहित आईयूडी? इसके अंदर ये देख लो, शुक्राणुओं की क्या करते हैं ये? बक्षकाणु क्रिया, ठीक है। क्या करते हैं? बक्षकाणु क्रिया। शुक्राणुओं की क्या करते हैं? बक्षकाणु क्रिया, इंग्लिश में बोले फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। मतलब क्या हुआ भैया कि जो स्पर्म जो है ना, ये जो आईयूडी है, ये जो औषधि रहित आईयूडी है, क्या करेगी? जो स्पर्म है ना, जो शुक्राणु है, उसको क्या करेगी? फेगोसाइटोसिस, मतलब उसको कमजोर कर देगी, उसको भागने नहीं देगी, उसकी जो मोटिलिटी है ना, उसकी भागने की क्षमता को कम कर देगी, उसकी क्वालिटी को खराब कर देगी, और जो स्पर्म है उसको किल कर देगी, मारने का काम करेगी, ठीक है। या तो उसको किल कर दिया, ठीक है, तो पहुंची वो, मतलब किल हो गया तो वहां तक ओवम के पास पहुंच ही नहीं पाएगा। उसकी भागने की क्षमता कम कर दी तो वो भाग के वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। फिर भी वो पहुंच गया, भाग भुगा के कांसके से भी पहुंच गया, तो फिर उसकी क्वालिटी कम कर दी, उसकी क्वालिटी कम कर दी तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है वहां पर ओवम को, तो प्रेगनेंसी नहीं हुई ना। तो ये क्या है? औषधि रहित आईयूडी। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल आ सकते हैं तो एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं इनके। तो एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है? लिपेस लूप, ध्यान में रखना, क्या है? लिपेस लूप, ठीक है। तो शुक्राणुओं की बक्षकाणु क्रिया फेगोसाइटोसिस बढ़ा देती है। एग्जाम्पल की बात करें तो लिपेस लूप, ठीक है जी, ध्यान में रखना, ये जो एग्जाम्पल है वो याद रखना। तो दूसरा जो है ना वो क्या है? तांबा मोचक आईयूडी। क्या है? तांबा मोचक आईयूडी। इंग्लिश में बात करें तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। क्या है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, तांबा मोचक आईयूडी। क्या होती है ये भी सेम ही काम करती है, शुक्राणुओं की क्या करती है? ये फेगोसाइटोसिस करती है, बक्षकाणु क्रिया करती है। ये कैसे? अब मैंने फेगोसाइटोसिस आपको बता दिया कि या तो वो इसे क्या करेगी, तांबा मोचक आईयूडी है ना, इसके अंदर क्या होता है? वो तांबा है ना, ठीक है, कॉपर के जो आयंस है, वो रिलीज करती है, ठीक है। क्या करती है? कॉपर के जो आयंस है ना वो रिलीज करती है, और कॉपर के जो आयंस है ना वो क्या करते हैं? जो स्पर्म की जो फेगोसाइटोसिस है उसको बढ़ा देते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है? फेगोसाइटोसिस का मतलब सीधा सा ये है कि या तो वो स्पर्म को किल कर देंगे, मतलब मार देंगे स्पर्म को, या फिर क्या करेंगे? उनकी भागने की जो क्षमता है ना उसको कम कर देंगे, ठीक है, और उसकी क्वालिटी को कम कर देंगे। तो एक तो पहले तो मार ही दिया सबको, ठीक है। अब किस मारने में भी कोई बच गया, मान लो कोई बच गया तो वो भागेगा, तो भागने की क्षमता उसकी कम कर दी, ठीक है। तो फिर भी मान लो कोई भाग भूख के वैसे पहुंच गया बच बचा के, तो उसके क्या कर दी? उसकी क्वालिटी कम कर दी। तो क्वालिटी कम कर दी तो वहां जाकर वो क्या नहीं कर पाएगा? फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, ओवम को फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा। तो ये इसके अंदर होता है, ठीक है। शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता जो है उसको कम कर देते हैं। मैंने आपको बता दिया कि उनकी गतिशीलता मतलब भागने की जो क्षमता है उसको कम कर दिया, और जो निषेचन की जो क्षमता है उसको कम कर दिया। मैंने आपको बताया क्वालिटी कम कर दी, तो वहां जाकर ओवम के पास में जाकर वो क्या नहीं कर पाएगा? फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो ये किसकी है? तांबा मोचन आईयूडी की बात कर ली अपन ने। अब तीसरी बात करेंगे अपन किसकी? हार्मोन मोचक आईयूडी। इंग्लिश में बात करें तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। ये क्या करती है? जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है वो क्या करती है? जो यूट्रस है ना, जो गर्भाशय है, उसको क्या कर देगी? अनसुटेबल बना देगी। अनसुटेबल बना देगी किसके लिए? इंप्लांटेशन के लिए। कि मान लो दोनों फर्टिलाइज हो गए, ठीक है, स्पर्म ओवम मिल गए आपस में और फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन जो यूट्रस है ना, जो गर्भाशय है, उसको अनसुटेबल बना दिया। किसके लिए? इंप्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बना दिया। अब इंप्लांटेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगी? प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि इंप्लांटेशन तो जरूरी है ना। फर्टिलाइजेशन होगी कहां आएगा? वो यूट्रस के पास आएगा। फर्टिलाइजेशन कहां हो गया? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। लेकिन वापस कहां आना? उसको इंप्लांटेशन के लिए कहां आना पड़ेगा? उसको
यूट्रस के अंदर, तो यूट्रस तो अनसुटेबल हो रखा है, ठीक है, तो फिर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो गर्भाशय को गर्भरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है, सीधी सी बात है, गर्भरोपण इम्प्लांटेशन, ठीक है। गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बना देती है, ठीक है, बनाया जाता है। इसके अंदर ये क्या करती है, जो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी होती है, क्या करती है, जो सर्विक्स का जो म्यूकस है ना, ठीक है, जो गर्भाशय ग्रीवा का जो म्यूकस है उसको क्या बना देती है, स्पर्म का विरोधी, मतलब उसकी जो क्वालिटी है, जो म्यूकस की क्वालिटी उसको खराब कर देती है। और क्या करता है, जो क्वालिटी, जो म्यूकस है ना, वो क्या करेगा, अब जो स्पर्म है उसको एंटर नहीं करने देगा, तो क्या होगा, अंदर नहीं जाएंगे स्पर्म। तो फिर भी मान लो बचा के पहुंच गया, तो अंदर वो यूट्रस का माहौल खराब कर रखा है, तो यूट्रस का माहौल कैसे खराब कर रखा है, इंप्लांटेशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके एग्जाम्पल की बात कर ले तो मैं आपको बता दूं कि जो तांबा वाली है ना, तांबा मोचक आईओडी, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, कॉपर टी Cu7 मल्टीलोड 375, क्या कौन कौन से हो गए, कॉपर टी Cu7 मल्टीलोड 375, ये किसके हो गए, तांबा मोचक आईओडी। अब बात करें हार्मोन मोचक आईओडी की, तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है, और LNG20, कौन कौन से हैं, प्रोजेस्टासर्ट और LNG20, ध्यान में रखना इनको। अब बात करेंगे इसकी कुछ बातें हैं आईओडीज की, जो गर्भाशय युक्ति हैं, इनकी कुछ बातें कर लेते हैं, वो देख लो आप। जो महिलाएं गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं, उनके लिए आईओडी आदर्श गर्भ निरोधक है, ठीक है। तो जिन महिलाओं को, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी मतलब देरी से चाहिए या फिर 2 बच्चों में मतलब गैप चाहिए ना, तो उनके लिए जो ये गर्भाशय युक्ति है ना, जो आईओडीज है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जो मैंने आपको 3 बताया ना, औषधि रहित, तांबा मोचक और हार्मोन मोचक, तो ये मैंने आपको बताए, तो ये बेस्ट तरीके हैं, ये बेस्ट उनके लिए गर्भ निरोधक है, कौन से वाले, आईओडीज, ठीक है। भारत में गर्भ निरोध की यह विधियां व्यापक रूप से प्रचलित है, तो सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड है ना, जो लोग मतलब सबसे ज्यादा यूज करते हैं गर्भ निरोधक, तो वो ये वाले ही करते हैं, कौन से, आईओडीज, ठीक है, इंडिया के अंदर। फिर आगे चला जाए, अब बात करेंगे गर्भ निरोध गोलियां, ये इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरल पिल्स, क्या बोला जाता है, ओरल पिल्स, ठीक है जी। अब अपने पिल्स के नाम से आपने टीवी में मतलब एक चीज सुनी होगी, जो सीरियल्स वगैरह आते हैं या फिर OTT पे या फिर फिल्मों में, एक चीज सुनी होगी आपने, आई पिल्स, ठीक है, आई पिल्स का जिक्र जरूर आता है। और जब कॉलेज गोइंग कोई लड़की होती है, तब तो खास करके ये वाला वर्ड आ ही जाता है, ठीक है। तो आई पिल्स क्या होती है, वो भी क्या होती है, ये ओरल पिल्स होते हैं, जो गर्भ निरोध गोलियां ही होती है, वो एक ब्रांड है आई पिल्स, ठीक है, तो उसके नाम से आते हैं। अब बात कर लेंगे अपन अपने टॉपिक पर, तो गर्भ निरोध गोलियां, इनके अंदर होता क्या है, गर्भ निरोध गोलियां किस चीज की बनी हुई होती है, प्रोजेस्ट्रोन की बनी हुई होती है, या फिर प्रोजेस्ट्रोन प्लस एस्ट्रोजन, ठीक, किस किस की बनी होती है, प्रोजेस्ट्रोन प्लस एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन से, या फिर सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रोन का ही प्रोजेस्ट्रोजन होता है, ठीक है। तो प्रोजेस्ट्रोजन की बनी हुई हो सकती है, या फिर प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन की, ध्यान में रखना, सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन की हो सकती है, या फिर प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन की हो सकती है गर्भ निरोध गोली, ठीक है। ये क्या करती है, इनको कैसे लिया जा सकता है, मुंह से टिकिया के रूप में ली जाती है, मतलब टैबलेट्स की फॉर्म में, टिकिया मतलब टैबलेट है, ठीक है, तो मुंह से टैबलेट की फॉर्म में इनको लिया जाता है, ठीक है। ये अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणता को भी बदल देती है, जिससे जो शुक्राणुओं का प्रवेश है वो रुक जाता है। तो ये क्या करती है, अंडोत्सर्जन मतलब ओव्यूलेशन नहीं होने देती, ठीक है, ये जो टैबलेट्स हैं, ओरल पिल्स हैं, क्या करती है, अंडोत्सर्जन मतलब ओव्यूलेशन नहीं होने देती, और क्या करती है, जो गर्भाशय ग्रीवा उसका जो म्यूकस है ना, जो सर्वाइकल म्यूकस है, उसकी क्वालिटी को खराब करती है, तो उससे क्या होता है, जो स्पर्म है उनको एंट्री नहीं मिल पाती, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो गर्भ निरोध गोलियां हैं, इनको क्या करना पड़ता है, डेली लेना पड़ता है, ठीक है। जब तक आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है ना, जब तक आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, तब तक आपको ये गोलियां लेनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप ये मेथड यूज कर रहे हो ना, ओरल पिल्स वाला जो मेथड है, जो गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं, ये मेथड यूज कर रहे हो, तो आपको जब तक वो फीमेल, जब तक उसको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, जब तक उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तब तक उसको ये गोलियां लेनी पड़ेंगी। कितने दिन लेनी पड़ेंगी भैया, 29 डेज लेनी पड़ेंगी। कितने दिन, 29 डेज, 21 डेज, माय मिस्टेक, माय बैड, 21 दिन लेनी पड़ेंगी। कितने दिन, 21 डेज, 21 दिन, क्योंकि बाकी टाइम फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ब्लीडिंग का टाइम है ना, वो चलता है ना, तो उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बाकी 21 डेज आपको ये दवाइयाँ, ये गोलियां आपको डेली लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात आती है डेली गोलियां लेंगे तो साइड इफेक्ट्स हैं, बिल्कुल जी, साइड इफेक्ट्स तो हैं, कम है लेकिन साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अब बात करेंगे सहेली की, सहेली मतलब
फ्रेंड नहीं, सहेली टैबलेट आती है, पिल्ली आती है, वो भी एक मतलब गर्भ निरोध गोली ही है, सहेली नाम से आती है, ठीक है। अब ये सहेली जो है उसको डेवलप किसने किया, किसने डेवलप किया उसको, किसने बनाया सहेली को? सहेली को बनाया किसने? CDRI ने बनाया। मैंने पहले बताया ना था कि CDRI आगे आएगा, तो CDRI यहां आ गया। सहेली को किसने बनाया? CDRI ने। CDRI लखनऊ वाली जो इंस्टीट्यूट है ना, उसने बनाया। और ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि भारत में कोई चीज बनी है तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो CDRI लखनऊ ने सहेली बनाया है, ठीक है। तो सहेली जो टेबलेट आती है ना, जो सहेली जो पिल आती है, ये हफ्ते में एक बार ली जाती है, ठीक है। ये गोली हफ्ते में एक बार लेनी होती है। और जो ऊपर वाली जो पिल्स बताई थी ना मैंने आपको, उनको डेली लेना पड़ता है। लेकिन सहेली जो इंडिया में बनी हुई है, लखनऊ के अंदर बनाई गई है, इसको हफ्ते में एक बार लेना पड़ता है। हफ्ते में एक बार लो, ठीक है। उसके बाद में कोई टेंशन नहीं है, एक हफ्ते के लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके अंदर प्रेगनेंसी नहीं होगी, एक हफ्ते में प्रेगनेंसी नहीं होगी। अच्छी बात है ना, अच्छी चीज है ये, तो डेली तो नहीं लेनी पड़ती। और सबसे अच्छी बात बताऊं, ये नॉन स्टेरॉइडल है। कैसी है? नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है। ये क्या है? गैर स्टेरॉइडल है, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल है। मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। सबसे अच्छी बात तो यही है। बाकी जो पिल्स आती है, बाकी जो टेबलेट्स आती है, जो बाकी जो गोलियां आती है, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन इसके नहीं है, ठीक है। और इसे CDRI लखनऊ में बनाया गया है, ठीक है। यहां पर क्या है? विकसित है, विकसित, ठीक है। अब बात करेंगे शल्य क्रिया विधियों की बात करेंगे, और इसको बंधेकरण भी बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो सर्जिकल मेथड्स की बात करेंगे, ठीक है। पहला है नलिका उच्छेदन। पहला क्या है? नलिका उच्छेदन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबेक्टोमी। नलिका उच्छेदन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबेक्टोमी। दूसरा कौन सा है? शुक्रवाहिका उच्छेदन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वासक्टोमी, ठीक है। तो नाम से ही आपको पता लग रहा है कि कौन सा किसके अंदर होता है। नलिका उच्छेदन किसके अंदर होगा? किसके अंदर होगा नलिका उच्छेदन? किसके अंदर होगा? फीमेल के अंदर होगा। और शुक्रवाहिका उच्छेदन किसके अंदर होगा? आप सबको पता है शुक्रवाहिका कहां प्रेजेंट होती है, किसके अंदर होती है शुक्रवाहिका? ये अपने लास्ट चैप्टर के अंदर किया है। शुक्रवाहिका किसके अंदर होती है? मेल के अंदर होती है, और नलिका फीमेल के अंदर होती है। खत्म बात। तो जो नलिका उच्छेदन है वो कहां होगा? फीमेल के अंदर, महिलाओं के अंदर किया जाएगा। और जो शुक्रवाहिका उच्छेदन है वो कहां किया जाएगा? पुरुषों के अंदर किया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में आप देखना चाहो तो ट्यूबेक्टोमी है, ठीक है। ट्यूब आ रहा है तो फेलोपियन ट्यूब किसके अंदर होती है? फीमेल्स के अंदर होती है, तो फीमेल्स के अंदर होगी। और वैसेक्टोमी, वास डिफरेंस, वास आ रहा है तो वास डिफरेंस किसके अंदर होता है? मेल के अंदर होता है, तो ये मेल के अंदर होगा, ठीक है। अब इसकी फोटो मैं आपको दिखा दूं एक बार, फोटो दिखानी जरूरी है। फोटो, ये रही फोटो। ये देखो जी, ये देखो, ठीक है। ये देखो जी, ये देखो क्या है? ये मेल है, वैसेक्टोमी, ठीक है। शुक्रवाहिका उच्छेदन, ठीक है, मेल के अंदर होती है। यहां पर ये वास डिफरेंस है, शुक्रवाहिका है, वास डिफरेंस है। इसको यहां से काट दिया, इसको यहां से काट दिया और बांध दिया, काट दिया और बांध दिया। अब क्या होगा? यहां से जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, वो यहां से निकलेगा तो सही, लेकिन यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि बीच से कनेक्शन ही काट दिया, दोनों तरफ से कनेक्शन काट दिया, ठीक है। अब क्या होगा? वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या नहीं होगा? प्रेगनेंसी नहीं होगी। अच्छी बात है ना। चलो जी, दूसरी बताऊं आपको। ट्यूबेक्टोमी क्या है? ये ट्यूबेक्टोमी, नलिका उच्छेदन, ठीक है। क्या है इसके अंदर? यहां से ओवम निकलेगा, लेकिन यहां तक वो पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में से रास्ता काट दिया, कनेक्शन ही काट दिया। क्या है? ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना, इसको काट दिया बीच में से और बांध दिया, कनेक्शन ही कट गया, तो क्या होगा? ओवम नहीं निकलेगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। सबसे अच्छा तरीका है ना ये, लेकिन इसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, वापस बदला नहीं जा सकता इसको, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आपको कोई 2 बच्चों के गैप में 3 साल का गैप चाहिए आपको, तो आपने ये करवा ली, ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी करवा ली। नहीं जी, परमानेंट होती है ये, तो फिर ये वापस रिवर्स नहीं हो सकती। चलो जी, फिर आगे चला जाए। फिर बात करेंगे अपन अंत्रोप या फिर टीके की, ठीक है। मतलब इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस की बात करेंगे। ये क्या है? सेम जैसे अपन ओरल पिल्स देखी ना अपन ने अभी, जो गर्भ निरोधक गोलियां देखी, सेम वैसे ही ये होती हैं, सेम काम है, ठीक है। ये भी प्रोजेस्ट्रोजन की आती हैं, या फिर प्रोजेस्ट्रोजन का बना हुआ होगा, या फिर प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। सेम जैसे ओरल पिल्स थी, सेम वैसे ही काम होता है इनका, और सेम वैसे ही बनी हुई होती हैं। प्रोजेस्ट्रोजन की हो सकता है, या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये होता कैसा है? ऐसे छोटी छोटी माचिस की तीलियां देखी है ना आपने? माचिस की तीली देखी होगी, आप सबने देख रखी है, ठीक है। तो माचिस की तीलियां जैसी
ये इम्प्लांट्स होते हैं, ये जो एंथ्रोप होते हैं कैसे होते हैं, माचिस की तीलियों जैसे होते हैं। और क्या जिस फीमेल को करवाना है ना, उसकी स्किन के नीचे, जैसे यहाँ मान लो यहाँ है, ठीक है, तो उसकी स्किन थोड़ी सी हटाई, ठीक है, उस स्किन के नीचे उस इम्प्लांट को नीचे लगा दिया उस स्किन के, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, मतलब इनका ऐसे होता है कि हर जो अलग अलग आता है कि कुछ की 3 साल की होती है, 3 साल तक वैलिडिटी होती है, कुछ की 5 साल की वैलिडिटी होती है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है उनको निकालते रहते हैं। सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का होगा तो प्रोजेस्टेरोन निकालेगा, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का होगा तो वो ये रिलीज करता रहेगा उस टाइम तक। तो तब तक क्या नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्या नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो हमारे जिनको 5 साल या फिर 2 साल का गैप चाहिए तो वो ये करवा लेते हैं, उसके बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक बार करवा लिया तो फिर वो 2 साल तक कोई देखना ही नहीं है फिर, ठीक है। तो त्वचा के नीचे ये लगाया जाता है। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियां की बातें हैं, जैसे मैंने गर्भ निरोधक गोलियां बताई, सेम वैसे ही ये काम करता है, ठीक है। अब बात करेंगे शग भरता या फिर चिकित्सीय समापन की बात करेंगे। इंग्लिश में बात करें तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी की बात करेंगे, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, स्वैच्छिक रूप से गर्भ का समापन, ठीक है। स्वैच्छिक रूप से मतलब जो फीमेल है वो खुद चाहती है कि मैं अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको मैं अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ, ठीक है। जो फीमेल है वो खुद की इच्छा से करवाना चाह रही है, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। एमटीपी की जो पहली तिमाही है ना, उसके अंदर जो एमटीपी है वो सेफ होती है। पहली तिमाही के अंदर जो अबॉर्शन करवा रहे हैं वो सेफ है, उसके बाद में करवा रहे हैं तो माँ को बहुत ज्यादा नुकसान है, जो फीमेल है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो एमटीपी जो है वो पहली तिमाही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करना सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। और ये 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी इसको, जो मतलब 1971 के अंदर इसको लीगल बना दिया था एमटीपी को, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी इसको क्या कर दिया, 1971 के अंदर इसको क्या कर दिया था, कानूनी रूप से स्वीकृति मिल गई थी, लीगल कर दिया था इसको। अब ये किसके अंदर किया जा सकता है, जो फीमेल्स हैं, जो जिनको चाहिए कि हाँ मुझे मतलब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मुझे अबॉर्शन करवाना है, ठीक है, उनके लिए अच्छी बात है। वो नहीं चाहती प्रेगनेंसी हो, मान लो कि मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया और उसके बाद में उनको मतलब प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, तो वो नहीं चाहती, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो इनके साथ रेप केस है कोई, ठीक है, तो उनको प्रेगनेंसी है, ठीक है, उनको मतलब प्रेगनेंसी हो गई तो फिर वो नहीं चाहती कि हाँ मतलब बेबी को डिलीवर नहीं करना चाहती, तो फिर ये ऑप्शन रहता है। और कुछ केसेस में आपने देखा भी होगा, टीवी वगैरह में भी देखा होगा, फिल्मों भी दिखाते हैं, कुछ वेब सीरीज में भी दिखाया गया है कि कुछ फीमेल्स के अंदर मतलब उनका रेप हुआ और उसके बाद में कुछ टाइम ज़्यादा निकल गया और 3 महीने से ज़्यादा हो गए, मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो निकल गया। उसके बाद में जो डॉक्टर है वो मतलब वो जो फीमेल है वो तो ऑब्वियसली ये चाहेगी कि ये बच्चा डिलीवर नहीं करना चाहती, जो रेप केस है, तो डॉक्टर मतलब ये बोलता है कि हाँ 3 महीने से ऊपर निकल गए तो ये सेफ नहीं है, मदर के लिए सेफ नहीं है, फीमेल के लिए सेफ नहीं है, तो फिर कोर्ट भी मना ही करता है, उसको बच्चा वो डिलीवर करना पड़ता है। इसका मिसयूज क्या हो रहा है, अच्छी बात नहीं है, तो अच्छी बात है सब, मतलब जिसको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, अबॉर्शन करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, कुछ लोग मतलब अच्छी चीज़ है उसको तो खराब करने के लिए है ही ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं 3 महीने में ये पता लग जाता है कि लड़का है लड़की है, तो लड़की देखी अबॉर्ट करा दिया, ऐसे भी लोग हैं ना, अबॉर्ट करा दिया, इससे क्या बढ़ गई, फीमेल फिटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या बढ़ गई इससे, ठीक है। तो यही इस चीज़ के लिए इसको स्ट्रिक्ट कंडीशन के अंदर इसको लीगल किया गया है कि भैया ऐसा केस ना हो कि मतलब लिंग देखकर, मतलब सेक्स देखकर, लिंग देखकर बच्चे की कि मेल है कि फीमेल है, बच्चा है मतलब लड़का है या लड़की है, उसको देखकर अगर वो करवा रहे हैं ना, अबॉर्शन करवा रहे हैं, तो उसके अंदर जेल होगी, डॉक्टर साहब जो है उनका लाइसेंस रद्द होगा, उनको जेल भी होगी। तो ये नहीं होता है। और आपने देखा होगा आजकल हॉस्पिटल्स में पोस्टर वगैरह बढ़िया लगे हुए हैं कि यहाँ पर लिंग जांच नहीं होती है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं भैया, ये बात कर ली अपन ने, फिर बात करेंगे यौन संचारित संक्रमण। किसकी बात करेंगे, यौन संचारित संक्रमण। इंग्लिश में बात करें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एसटीआईज की बात करेंगे। इसको और क्या बोला जाता है, रतिज रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रतिज रोग। इंग्लिश में वेनरल डिजीज, क्या है, वेनरल डिजीज, शॉर्ट में वीडी, वेनरल डिजीज, रतिज रोग, ठीक है। और क्या कहा जाता है, जनन मार्ग संक्रमण। क्या कहा जाता है, जनन मार्ग संक्रमण। इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इंग्लिश में मतलब शॉर्ट फॉर्म में आरटीआई, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये रोग, ये रोगों के नाम देख लो, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं ना वो देख लो कौन कौन से होते हैं। सुजाक, ठीक है, इंग्लिश में गोनोरिया, ठीक है। फिर कौन सा है, साइफिलिस, हर्प्स, जेनेनिक प्रीशर्प, जेनेटल हर्प्स, ठीक है, क्लेमाइडाइसिस, ट्राइकोमोनियासिस, लैंगिक मस्से,
जेनिटल वार्ड्स, ठीक है। अब इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है वो बात कर लेंगे, ठीक है, कौन सा है, और दो रह गए, कौन सा, यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी और HIV, ये सारे क्या कौन से हैं, मतलब संक्रमण है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं ये सारे, ठीक है। अब इनमें से सबसे खतरनाक वाला कौन सा है वो देख लो, सबसे जो डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस जो कौन सा है वो कौन सा है, सर्वाधिक घातक कौन सा है, HIV। HIV जो है ना वो सर्वाधिक घातक होता है, ठीक है जी। अब इनमें से नॉन क्यूरेबल कौन से, मतलब जिनको ठीक नहीं किया जा सकता, जो इनका कोई इलाज नहीं है भैया, प्रॉपर कोई इलाज नहीं है, वो कौन कौन से, वो भी बता दूंगा। मतलब इलाज ऐसा नहीं है कि किसी को हो गया तो उसका इलाज नहीं, इलाज तो है, मतलब ऐसा नहीं है कि उस बीमारी को कभी पूरा ठीक नहीं किया जा सकता। आज की डेट में HIV का कोई इलाज नहीं है, ठीक है, और इसको परमानेंट ठीक नहीं किया जा सकता। जिस पेशेंट को हो गई ना उसकी जिंदगी को बढ़ाया जा सकता है, उसकी जिंदगी को बढ़ाया जा सकता है, मतलब दवाइयों के सहारे उसकी जिंदगी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको परमानेंट ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी तक कोई इसका प्रॉपर इलाज नहीं है। तो नॉन क्यूरेबल डिजीज कौन कौन सी होगी, HIV जो है वो नॉन क्यूरेबल है, ठीक नहीं हो सकती। हेपेटाइटिस बी है वो भी, ठीक है, और जेनिटल हर्प्स, ये तीनों जो है ना, HIV, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्प्स, ये तीनों ठीक नहीं हो सकते, ठीक है, इनका कोई इलाज नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो कॉन्डम्स जो होते हैं ना, जो कॉन्डम्स होते हैं वो उनको यूज करना चाहिए, क्योंकि उनसे इनसे बचा जा सकता है। STIs जो है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इनसे बचा जा सकता है। तो कॉन्डम्स का यह फायदा है एक, वो इनसे बचाती हैं, ठीक है। और इनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले लक्षण देख लो आप इनके। शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, गुप्तांग में खुजली होती है, तरल श्राव का आना, हल्का दर्द होता है, सूजन होती है। तो बहुत कॉमन सिम्टम है ऐसे, मतलब कोई ऐसा नहीं कि ज्यादा ही सिम्टम होने लग गए, तो मतलब स्टार्टिंग में पता भी नहीं लगता, जिसको होता है ना उसको पता ही नहीं लगता कि कुछ अपने कोई बीमारी भी होगी। समय पर जांच और उपचार ना होने पर, समय पर अगर जांच और उपचार नहीं होगा तो क्या हो सकता है, तो भैया ये हो सकता है श्रोणी शोथज रोग हो सकते हैं, PID, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती है। गर्भपात हो सकता है, गर्भपात मतलब अबॉर्शन, ठीक है जी। मर्त शिशु जन्म, मर्त शिशु मतलब जो शिशु का जन्म होगा वो मरा हुआ होगा बच्चा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टिल बर्थ बोलते हैं, ठीक है। अस्थानिक सगर्भता, ये क्या होती है भैया, ये होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब जो बच्चा जहां पर इंप्लांट होना था ना वहां इंप्लांट ना होकर दूसरी जगह हो गया, ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये चीज होने लग जाती है। बंध्यता मतलब इनफर्टिलिटी होने लग जाती है, इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा पैदा ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी सिस्टम हो जाता है। जनन मार्ग का कैंसर हो जाता है, जनन मार्ग का कैंसर मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर हो जाता है, ठीक है जी। तो ये अगर समय पर जांच और इनका इलाज नहीं हुआ तो ये चीजें हो सकती हैं। लक्षण मैंने बता दिया आपको इनके, और इनसे बचा कैसे जा सकता है, अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, ठीक है, जो सेक्स पार्टनर्स हैं मल्टीपल नहीं होने चाहिए, ठीक है, मल्टीपल जो सेक्स पार्टनर है उनको अवॉइड करना चाहिए। अननोन लोगों के साथ में फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने चाहिए, ठीक है, और जब भी ऐसा हो तो पहले आप खुद और जो आपका पार्टनर है जाके जांच करवा के आ जाओ, और रिपोर्ट देख के उसके बाद में फिजिकल रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। और जब भी फिजिकल रिलेशन बनाओ तो कॉन्डम्स का यूज करें, ताकि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है इनसे बचा जा सकता है, ठीक है जी। फिर आगे चला जाए, फिर बात करेंगे बंध्यता क्या होती है, इनफर्टिलिटी, इंग्लिश में इनफर्टिलिटी। क्या मतलब है इनका, मतलब ये है कि भैया जो कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, जो कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कंसीव नहीं कर पा रही वो फीमेल, वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनफर्टिलिटी बोलेंगे। तो क्या भैया ये बात मान ले कि किसी ने एक बार अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया, ठीक है, कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं की और सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, और उसके बाद उनको बच्चा नहीं हुआ, उनको प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो क्या वो इनफर्टाइल है? नहीं जी, ऐसे नहीं होता इनफर्टाइल। ऐसे किसी को हो रहा है तो टेंशन में नहीं आना चाहिए। तो क्या दिक्कत आ रही है, कब होता है इनफर्टाइल कब बोला जा सकता है, जब कोई एक लंबे टाइम तक, ठीक है, जैसे 2 साल 3 साल तक कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, उसके बाद अगर बच्चा नहीं हो रहा तब उसको इनफर्टाइल बोल सकते हैं। एक बार में किसी ने किया अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो क्या उसको इनफर्टाइल नहीं बोल सकते? तो नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए नहीं बोल सकते, मैंने आपको मानव जनन पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब तक स्पर्म और ओवम दोनों एक साथ नहीं पहुंचेंगे, दोनों साथ में नहीं आएंगे ना, एक साथ नहीं पहुंचेंगे,
जो लोकेशन है वहां पर एक साथ नहीं पहुंचेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो दोनों अलग अलग पहुंचे होंगे तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो कुछ भी रीजन हो सकता है, तो एक बार में नहीं माना जाता है ये, मतलब ये लंबे टाइम तक अगर आप कर रहे हो अनप्रोटेक्टेड, उसके बाद में नहीं हो रहा तो इनफर्टिलिटी है, ठीक है। तो असुरक्षित सहवास के बावजूद बच्चे पैदा करने में असमर्थ होना क्या होती है, इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है जी। सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, ठीक है, प्रौद्योगिकियां, टाइम देखिएगा, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां क्या होती हैं, आर्ट, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, इससे ठीक किया जा सकता है जो इनफर्टिलिटी है उसको ठीक भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज है जी। इलाज क्या है, आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। क्या होता है इसके अंदर वो बात कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। पहली जो टेक्निक है वो क्या है, इन विट्रो। क्या होती है, इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब यह आपने सबने सुन रखा होगा, टीवी वगैरह में न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, और जो अब जब हॉस्पिटल वगैरह के एरिया में थोड़े जाओगे तो वहां पर बहुत बड़े बड़े बैनर लगते हैं इन विट्रो के, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो इन विट्रो का मतलब क्या है, इन विट्रो का मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी, जो निषेचन होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो शरीर के बाहर होगा, लैब के अंदर होगा। वो फर्टिलाइजेशन कहां होगा, लैब के अंदर होगा, आउटसाइड बॉडी होगा। तो इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक है, पहली है जिफ्ट। क्या है, जिफ्ट। पहली जो टेक्निक है वो क्या है, जिफ्ट। फुल फॉर्म की बात करें तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नाम से पता लग रहा है कि जाइगोट जो है ना, जो जाइगोट है, जो युग्मनज है, उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमर, जो युग्मनज है वो 8 ब्लास्टोमर तक है ना, तो उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, उसको ट्रांसफर कर दिया भैया कहां, फेलोपियन ट्यूब के अंदर कर दिया। कहां ट्रांसफर कर दिया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। पहले जाइगोट कहां बनाएंगे, लैब के अंदर। फीमेल से क्या लिया, ओवम लिया, मेल से क्या लिया, स्पर्म लिया, और दोनों को मिला दिया और क्या कर दिया, जाइगोट बना दिया। लैब के अंदर हो रहा है काम, बॉडी के अंदर नहीं, लैब के अंदर हो रहा है। और फिर जो जाइगोट है वो 8 ब्लास्टोमर तक आया, तो उस लैब के अंदर से उठाकर उसको और कहां डाल दिया, फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर डाल दिया, और फिर जो फीमेल है उसको कंसीव कर लेगी, उसको मतलब जो उसके अंदर इंप्लांटेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी चलती रहेगी। तो एक तो ये तरीका है जिफ्ट। दूसरा कौन सा है, आईयूटी। कौन सा है, आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। नाम से पता लग रहा है, इस बार कहां ट्रांसफर कर देंगे, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देंगे जी। पहले कहां गया था, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, अभी यूट्रस के अंदर कर देंगे। तो जाइगोट मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स है ना, जाइगोट 8 ब्लास्टोमर से 8 ब्लास्टोमर तक है ना, तो कहां करेंगे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। लेकिन 8 ब्लास्टोमर से ज्यादा हो गया तो अब लैब से उठाकर कहां डाल देंगे, उसको यूट्रस के अंदर डाला जाएगा, ठीक है। तो जाइगोट मोर देन 8 ब्लास्टोमर ट्रांसफर टू यूट्रस, यूट्रस के अंदर डाल दिया जी, ठीक बात है। अब तीसरी कौन सी है, आईसीएसआई। क्या है, आईसीएसआई, इसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम से पता लग रहा है कि इस बार स्पर्म का इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो जो स्पर्म है उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे किसके अंदर, ओवम के अंदर। मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर के अंदर, मानव जनन के अंदर, कि जो स्पर्म है उसके अंदर कितनी होनी चाहिए, 60% के अंदर भागने की क्षमता बढ़िया होनी चाहिए, मोटिलिटी बढ़िया होनी चाहिए, और 60% की फिजियोलॉजी मतलब साइज शेप बढ़िया होनी चाहिए, और 40% को भागने में बढ़िया होने चाहिए, ऐसे बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो किसी में मतलब दिक्कत है कि किसी में स्पर्म काउंट कम है, ठीक है, किसी में स्पर्म की जो काउंट है ना वो कम है, कि कोई मेल है उसके अंदर स्पर्म काउंट कम है, तो क्या किया जाता है, उसके जो स्पर्म है उनको लिया और डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर, ओवम के अंदर। उनकी मतलब उनकी स्पर्म जो है उनकी क्षमता नहीं है भागने की, बेचारे थोड़ा कमजोर है, तो क्या किया, उनके स्पर्म को लिया और डायरेक्ट ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिया और डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन करा दिया उनका। तो ये टेक्निक है। अब बात करेंगे इन वीवो की। ये अपन ने बात कर ली, कौन सी टेक्निक थी, 3 महीने आपको बताइए कौन सी टेक्निक थी, कि लैब के अंदर अपन बना रहे हैं चीजें, लैब के अंदर, ठीक है, इन विट्रो कर रहे हैं। अब बात करेंगे किसकी, इन विवो। इन विवो का मतलब जो फर्टिलाइजेशन है, जो निषेचन होगा कहां होगा, शरीर के अंदर होगा। अब कहां होगा, शरीर के अंदर होगा, ठीक है। तो पहली जो टेक्निक है वो क्या है, गिफ्ट। क्या है, गिफ्ट, GIFT। फुल फॉर्म की बात करें तो गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या है, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नाम से पता चला कि इस बार क्या करेंगे, गेमीट जो है ना, ठीक है, जो युग्मक है उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, कहां ट्रांसफर कर देंगे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो ओवम फ्रॉम डोनर, ओवम फ्रॉम डोनर किसके अंदर किया जाएगा, ये वो फीमेल, वो महिलाएं जिनके अंदर ओवम जो है वो नहीं निकल पा रहा या फिर नहीं बन पा रहा, जिन महिलाओं के अंदर ओवम जो है वो नहीं बन पा रहा, उनके अंदर ये टेक्निक काम में ली जाती है। कोई डोनर है, विकी डोनर, अगर आपने देखी है फिल्म, जो मूवी है विकी डोनर, आयुष्मान खुराना की, वो अगर आपने देखी है तो आप समझ पाओगे अच्छी तरीके से। वो जो विकी डोनर मूवी के अंदर आयुष्मान खुराना है, क्या करता है, स्पर्म को डोनेट करता है, स्पर्म को क्या करता है, डोनेट करता है। तो वैसे ही महिलाओं से जो डोनर महिला है उसे क्या लिया, ओवम ले लिया, ओवम लेकर क्या किया, ट्रांसफर कर दिया कहां, उसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। जो अब नॉर्मल फीमेल है, जो फीमेल जो है वो
ओवम नहीं बना पा रही थी, उसके अंदर क्या किया, अपने किसी डोनर फीमेल से लिया ओवम और उसकी जो फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब मतलब उसके अंदर दिक्कत तो यही थी ना कि वो ओवम नहीं बना पा रही थी, और कोई दिक्कत नहीं है, तो अब वहां पर ओवम आ गया, स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हो गई और फिर प्रेगनेंसी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अगली अगली देखते हैं फिर एआई। एआई क्या होती है? एआई क्या होती है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होती है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये किस किस के अंदर किया जा सकता है? ये किया जा सकता है कोई मेल है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, स्पर्म काउंट कम है। क्या है? स्पर्म काउंट कम है, या फिर स्पर्म काउंट नील है। नील का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर स्पर्म निकल ही नहीं रहा है, सीमन निकल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता। नील किसको बोलते हैं? जिसके अंदर 10 मिलियन तक स्पर्म है ना, 10 मिलियन से कम स्पर्म है ना, उसको नील बोला जाता है। 10 मिलियन से, 10 मिलियन कितना होता है यार, बहुत होता है ना, ठीक है, तो 10 मिलियन से कम स्पर्म है ना, तो उसको नील बोल देते हैं। ठीक है, तो 10 मिलियन से कम स्पर्म है तो वह क्या नहीं हो पाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर ये टेक्निक काम में ली जाती है। जिसके अंदर स्पर्म काउंट कम है ना, जिस मेल के अंदर स्पर्म काउंट कम है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, कोई डोनर मेल है ना, कोई डोनर मेल, मैंने अभी बताया विकी डोनर, तो विकी डोनर क्या कहता है, वो आयुष्मान खुराना स्पर्म डोनेट करता है, वैसे और भी डोनर होते हैं, तो वो जो डोनर है वहां से क्या लिया, स्पर्म लिया, और उसके बाद में जो महिला है, जो वाइफ है उसकी, उसके अंदर क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया उनको। ठीक है, इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट कर दिया उनको, इंट्रोड्यूस कर दिया वेजाइना या फिर यूट्रस के अंदर। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक कोई मेल है, उसके अंदर क्या है, स्पर्म तो भाई बढ़िया है, स्पर्म काउंट भी बढ़िया है, स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी सब कुछ बढ़िया है उसके अंदर, लेकिन दिक्कत क्या है, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। क्या है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। मतलब क्या हुआ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब उसके अंदर जो पीनस है उसके अंदर इरेक्शन नहीं है, इरेक्शन नहीं है तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो स्पर्म है उसको वेजाइना तक पहुंचा ही नहीं पाएगा, उसके अंदर ये दिक्कत है। तो क्या किया जाएगा, जो मेल है ना, जो उसका जो हस्बैंड है, जो वाइफ जो फीमेल है, उसका जो हस्बैंड है, उसे क्या किया जाएगा, स्पर्म तो अच्छा है ना उसका, बस दिक्कत तो ये आ रही है कि वो अंदर नहीं बेच पा रहा उसको, तो क्या किया जाएगा, उसका स्पर्म लिया जाएगा और उसको इंजेक्शन के थ्रू इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, किसके अंदर, वेजाइना या फिर यूट्रस के अंदर। तो ये यहाँ लिख रखा है सीमन फ्रॉम हस्बैंड। ठीक है, तो ये दिक्कत है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत है, तो सीमन ले लिया हस्बैंड से, उसके बाद में उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा दिया वेजाइना या फिर यूट्रस ऑफ फीमेल के अंदर। या फिर उसके अंदर स्पर्म काउंट कम है, तो हेल्दी डोनर है कोई भी, उसे स्पर्म लिया और उसको इंट्रोड्यूस करा दिया वेजाइना या फिर यूट्रस के अंदर। तो ये अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो वन शॉट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो जैसा भी आपको लगे फीडबैक वगैरह आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का हैंडल दे रखा है, वहां पर मैसेज करके बता सकते हो, फॉलो लगाने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे और भी अभी मटेरियल आने वाला है, एग्जाम से रिलेटेड सारा मटेरियल आपको मिलता जाएगा। ठीक है, जो फ्लैश कार्ड वगैरह हैं, जो फॉर्मूला शीट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की, वो भी आपको मिलती जाएंगी, और फिजिक्स जो केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस वगैरह हैं उनके लिए भी जुगाड़ आपको मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लेना। तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बढ़िया पढ़ते रहो और थैंक यू सो मच।